विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहता है कि चुनाव आयोग किसी की कठपुतली हो गई है। इसको दो भाग में आपको देखना होगा, एक सियासत जी। और दूसरा चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया एक इंस्टीट्यूशन का डोमेन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। ये संवैधानिक संस्था है, इसको पार्लियामेंट ने कानून बना करके दिया है। वो कानून सम्मत ही काम करेगा, जो भी काम करेगा वो कानून सम्मत करेगा, किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब दे मोए कुर्सी, ये कुर्सी की लड़ाई। जी। तो ऐसे में हमारा लोकतंत्र बहुत बुरी तरह पावर पॉलिटिक्स का विक्टिम हो गया है। पॉलिटिक्स तो स्वस्थ हो सकता है, पावर पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। हर किसी को सत्ता चाहिए और हर किसी को किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए, चाहे देश चूल्हे में जाए। तो सोशल मीडिया, एआई और बाकी टेक्नोलॉजी से ये चुनावी प्रक्रिया कितना प्रभावित हो रही है? शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए हम कोई डिग्री हासिल कर लें, कोई स्किल बना लें, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा है कि आपको जीवन जीने की कला सिखाता, आपको अपने सिस्टम के प्रति संवेदनशील बनाता। विचारधारा तो होनी चाहिए, विचारधारा की ही लड़ाई होनी चाहिए राजनीतिक दलों के। और विचारधारा का मतलब हुआ कि आपका एक डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल है, और उस विचारधारा के अंतर्गत आप उस राह पे चल करके देश का, समाज का, राजनीति का विकास करने चल। कहते हैं ना कि देयर इज कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देश को कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गई। नमस्कार। नमस्कार। भारत में राजनीति की चर्चा एक आम बात है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, हमारे समाज के हर व्यक्ति राजनीति को लेकर के हमेशा उत्सुक रहते हैं और चर्चा में बने रहना चाहते हैं। चुनावी राजनीति की जब बात होती है उस समय बहुत सारे आरोप लगते हैं और एक अहम भूमिका जिसकी रहती है वो है अभी चुनाव आयोग हमेशा विषय में रह रहा है। पिछले 10-12 सालों से हम देखें तो थोड़ा ज्यादा ही विषय में है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहता है कि चुनाव आयोग किसी की कठपुतली हो गई है। क्या लगता है सर आपको, चुनाव आयोग आज जिस तरह से काम कर रहा है उसकी क्या भूमिका है और उसकी बारे में थोड़ा सा बताए ताकि देखिए, आपके प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। तो सबसे पहला बात तो हमारे लोकतंत्र को, कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, जनसंख्या की दृष्टि से हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम स्वयं को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहते हैं, और मुझे लगता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आधुनिक लोकतंत्र है। और आधुनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आज से 25 साल पहले का जो चुनाव प्रक्रिया था उसको देखें, और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के साथ चुनाव प्रक्रिया का इंटरफेस डेवलप हुआ है उसको देखें। तो इसको दो भाग में आपको देखना होगा, एक सियासत जी। और दूसरा चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया एक इंस्टीट्यूशन का डोमेन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। ये संवैधानिक संस्था है, इसको पार्लियामेंट ने कानून बना करके दिया है। वो कानून सम्मत ही काम करेगा, जो भी काम करेगा वो कानून सम्मत करेगा, किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता है। क्योंकि जहाँ भी अगर वो कानून से लेफ्ट या राइट होगा तो विपक्ष वाले सबसे पहले अदालत में मामला को लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष जो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है वो आरोप संदेहात्मक है, उसमें कोई बल नहीं है। अगर बल होता तो वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते। ऐसे ही कुछ भी बोल दें, ये सब चुनावी प्रक्रिया का पार्ट नहीं है, ये राजनीति का पार्ट है। तो राजनीति हमारे यहाँ बहुत डिग्रेड हुई है, उसमें बहुत तरह की विकृतियां आई हैं, और वर्तमान में हम इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं कि ये किस्सा पुरसी का हो गया। तो राजनीति, किसी कवि ने बहुत सही कहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो एक ससिंक्ट सेंटेंस में वो डिफाइन करता है, डेमोक्रेसी का मतलब दे मोए कुर्सी, ये कुर्सी की लड़ाई। जी। तो ऐसे में राजनीति को अलग करके, अब चुनावी प्रक्रिया को अलग करके देखने, जानने, समझने की जरूरत है। जो आम लोगों तक ये चीज नहीं होता है, उनको लगता है कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है, तो लगता है कि वोट चोरी हो रही है। इसकी कोई संभावना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो पाक साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं कभी कभी चुनाव आयोग के कुछ कार्यक्रम में जाता हूँ, वहाँ मुझे ऐसे इंजीनियर्स मिलते हैं जो नेशनल लेवल के मास्टर ट्रेनर्स हैं। वो पेशे से इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, पर चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं, ईवीएम के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ईवीएम का सारा चीज़ संभालते हैं। तो उनसे मेरी जब बातचीत होती है, उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई कि ईवीएम को किसी भी तरह से टेम्पर नहीं किया जा सकता है।
ये एक स्टैंड एलोन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कि हम कोई कोई विशेष राजनीतिक दल अपने 4-5 लोगों को ईवीएम सेंटर पे पहुंचा दे और जहां ईवीएम पैक हो रहा हो, सील हो रहा हो, बूथ तक पहुंचाने की प्रक्रिया में हो, तो वहां कोई राजनीतिक दल अपने 4-5 लोगों को भेज करके और ईवीएम को टेम्पर कर ले, या जो कंट्रोल यूनिट होता है इसमें वोट रजिस्टर होता है उसको किसी तरह से टेम्पर कर ले, ये संभावना ही नहीं है। और ये कहीं भी इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो जहाँ तक मुझे माइक्रो लेवल जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की है, तो चुनाव आयोग इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो वीवीपैट सिस्टम भी आ गया। वीवीपैट सिस्टम में है कि आप वोट डाले, आपका वोट रजिस्टर हुआ कि वो तुरंत पेपर ट्रेल निकालता है। आज सर इसी पे कभी कॉकरोच जनता पार्टी की हाल ही में जो अभी आंदोलन चल रही है उसमें भी कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि नहीं, ये पूरा इंजीनियरिंग जो अभी क्लेम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा वो पूरा फेल है, और कुछ लोगों का ऐसा दावा आ रहा है कि नहीं, इसको पूरी तरह से हम हैक करके दिखा देंगे, हम जैसा चाहेंगे सिस्टम में वैसा छेड़छाड़ हो करें, जाएगा। करके दिखाएं। अगर उनको लगता है कि हम कर सकते हैं तो करके दिखाएं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए भी ये ज्ञान की बात होगी कि जो हमने ज्ञान कलेक्ट किया इंजीनियर से, जो ईवीएम को साक्षात रूप से हैंडल कर रहा है, जी वो कह रहा है कि ये कभी किसी कीमत में टेम्पर ही नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो बात झूठी साबित हो जाएगी। तो ये बातें हमने भी पेपर में बहुत पढ़ा है। आज कॉकरोच जनता पार्टी है, कल कोई और पार्टी थी, तो इस तरह के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो ये सियासत का पार्ट है, ये पावर पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसको अलग करके देखने की जरूरत है। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा, आप कह रहे हैं युवाओं का सोच है, वो युवाओं का जो मानस बन रहा है चुनाव प्रक्रिया को लेकर और राजनीति को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारत युवा हो रहा है। अभी इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये बहुत खुशफहमी जैसा माहौल बनाता है। लोग सुनकर बहुत खुश होते हैं कि भारत युवा हो रहा है। मतलब इसका हुआ कि हमारी जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसके हिसाब से 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 65% अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रहे हैं। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि लगभग वर्तमान जनसंख्या 140 करोड़ की ली जाए तो 80 करोड़ 90 करोड़ युवा हैं। इसका सबसे भयावह पक्ष है कि भारत युवा हो रहा है। इतने सारे युवाओं को जो वर्क फोर्स का पार्ट है उनको रोजगार कहाँ से मुहैया कराया जाए, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो सोसाइटी में बहुत तरह के एबरेशंस पैदा होंगे। आप देख रहे हैं नित्य नए तरह के क्राइम उपज रहे हैं, और जो युवा पढ़ लिख लिया, जिसके पास पैसा है, वो राजनीति में एंटर करेगा। तो राजनीति करना है तो वो रास्ता ढूंढेगा कि हमको शॉर्ट टर्म में कैसे पॉपुलैरिटी हासिल हो जाए, कि हम पार्टी के नज़र में आए, हमको टिकट मिले, हम विधायिका में पहुंचे किसी भी तरह से। मतलब वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहेगा। तो ढेर सारे छुटभैया नेता भी बनेंगे इस पूरी प्रक्रिया में। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इससे स्वस्थ दुरुस्त लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये जो सियासत कर रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको चुनावी प्रक्रिया पे कोई संशय बनता हो तो जरूर, जैसे मेरे दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी बन रहा था कि यार ये ऐसी संभावना है कि वोट चोरी हो सकती है, एक ही एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और ईवीएम से लेकर के कंट्रोल यूनिट और जितनी भी प्रक्रिया में जितने भी गैजेट शामिल हैं उसको टेम्पर करके वोट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसी एक पार्टी के पक्ष में ही सारा वोट डाल रहा हो, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो इस संशय को दूर करने के लिए जो डायरेक्ट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन लोगों से हमने बात की, तो हमें जो जानकारी मिली कि ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये विशुद्ध राजनीति है। ऐसे भी होता है कि जहाँ जो अभी वर्तमान में सरकार में है फूल छाप, वो जब सरकार में नहीं आती है तो वहाँ वोट चोरी का ऐसा मामला नहीं उठता है, और जहाँ सरकार में आ जाता है वहाँ वोट चोरी का खूब मामला उठता है। कह सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि जब हम सत्ता में हैं हम पे अलग तरह के आरोप लगेंगे, आक्षेप लगेंगे। विपक्ष को भी सत्ता चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत बुरी तरह पावर पॉलिटिक्स का विक्टिम हो गया है। पॉलिटिक्स तो स्वस्थ हो सकता है, पावर पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। हर किसी को सत्ता चाहिए, और हर किसी को किसी भी कीमत में सत्ता चाहिए, चाहे देश चूल्हे में जाए, जो बहुत गलत सोच है। तो किसी शायर ने कहा भी है ना कि उनकी वो जाने जो करते हैं सियासत, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे कनाए। तो जो सियासत कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। अब तो
एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होगा वोटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने में, चुनावी प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। तो उनके लिए एआई का यूसेज अलग है, पर राजनीतिक दलों के लिए एआई का यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाने में इसी से बहुत बड़ी रिलेटेड भूमिका मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों से 5G 6G की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से अभी आई है भारत में, उस तरह से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी यूथ आ गए हैं। अभी तो जो वृद्ध लोग हैं वो भी आ रहे हैं, बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आने वाले लोग हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, जो वोटर बन रहे हैं लगभग उस तरह के मैक्सिमम लोग अभी सोशल मीडिया पे आ गए। एआई का भी जमाना आ गया है, तो सोशल मीडिया, एआई और बाकी टेक्नोलॉजी से ये चुनावी प्रक्रिया कितना प्रभावित हो रही है? मैंने जैसे कहा कि राजनीति को अलग करके चुनावी प्रक्रिया को अलग करके देखने और जानने समझने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो चुनाव आयोग भी यूज़ कर सकता है वोटर अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम के लिए। आपको याद होगा एक समय में टेलीविज़न पे आता है पप्पू मत बनिए, जी ये कार्यक्रम आता था, एक छोटा सा क्लिपिंग्स आता था जिसमें वो कहा जा सकता ये समझाने का प्रयास करता था कि आप अपना मत जो है वो सोच समझ करके सही ढंग से उपयोग जी करें। वो चीज़ें उस तरह के और भी ढेर सारे कार्यक्रम चुनाव आयोग इनोवेटिव हो सकता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है। तो एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जो जिनको राजनीति करनी है वो विपक्षी मतलब अपने से विपक्षी दलों को सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर और विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर तरह तरह के मीम्स बना करके डाल सकता है। जी तो या ये इसका फायदा पता नहीं कितना होता है इन दलों को, लेकिन मुझे लगता है कि होता है तभी ये करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक राजनीतिक दल का अपना एक आईटी सेल बना हुआ है। बनाते हैं, ये चुनाव पे पहले बाज़ाब्ता अब बनाते बहुत हैं, एग्रेसिव किसी को काम और कर रहे हैं। आउटसोर्स करते हैं, बहुत एग्रेसिव वे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जी तो इसका फ़ायदा होगा तभी तो ये इन्वेस्टमेंट है उनके तरफ से। जी तो ये फायदा क्यों होता है? तो भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है हमारे यहाँ। तो हमारे महान विचारक अरस्तु का भी कहना था कि जहाँ मिडिल क्लास बड़ा हो, मिडिल क्लास का मतलब है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना हुआ हो कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और जो एलिट वर्ग है उन दोनों को मिला करके मिडिल क्लास उससे बड़ा हो, तो लोकतंत्र स्वस्थ होगा और लोकतंत्र सही रेल पे चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक कंट्राडिक्शन है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास तो बड़ा हुआ है लेकिन जो शिक्षा है वो छिछली है, सुपरफिशियल है। तो सही मायने में शिक्षित उनको हम नहीं कर सकते। शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए हम कोई डिग्री हासिल कर लें, कोई स्किल बना लें, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा है कि आपको जीवन जीने की कला सिखाता, जी आपको अपने सिस्टम के प्रति संवेदनशील बनाता, आपको अपने समाज के प्रति संवेदनशील बनाता। तो ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हुआ है, तो जिसके कारण बहुत से लोग सोशल मीडिया पे जो मीम्स देखते हैं उसके झांसे में आ जाते हैं। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन उस वर्ग को किस ढंग से मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में ला सकता है, और उस में वो किसी भी हद तक जाते हैं। अभी पहले तो जाति की राजनीति थोड़ा ज्यादा होती थी, आज भी समाज में हो रहे हैं, लेकिन एक नई जाति निकल के आ गई है, उसमें महिला जाति कह सकते हैं। हर चुनाव में महिलाओं की एक अहम भूमिका होती जा रही है। चाहे महाराष्ट्र चुनाव देख रहे हैं हम, कर्नाटका में देख रहे हैं, दिल्ली में लास्ट ईयर हुआ, बिहार में हुआ, अभी बंगाल में हाल ही में खत्म हुआ है चुनाव, वहां भी महिलाओं की एक बड़ी भूमिका निकल के आई है। तो महिलाएं क्या लालची होती जा रही है इसके कारण से एक पार्टी को वोट दे रही है, या शिक्षित हो रही है, समझदार हो रही है उसके कारण? लालची होती जा रही है, ये बहुत सही स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसको लोकतंत्र के आईने से देखें, लोकतंत्र के लेंस से देखें तो थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि कास्ट सदियों से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। तो जितनी भी राजनीति होती है वो सब कास्ट के अराउंड ही होती है, टिकट बंटवारे भी होते हैं तो वो कास्ट के अराउंड ही होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से ज्यादा इनोवेटिव है। जी तो पॉलिटिकल पार्टी इतने इनोवेटिव है कि सत्ता कैसे हासिल किया जा सकता है इस पे उनका मंथन लगातार चलता रहता है। हमारे यहाँ आधी आबादी बहुत जमाने से 4 वॉल्स ऑफ हाउस में कन्फाइंड रही, अब उनको घर की 4 दीवारी से मुक्त करने का मुहिम चला। विमेन एम्पावरमेंट सही डायरेक्शन में चल रहा था, हमारी विमेन्स स्पेस तक पहुंच गई। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है
इंक्लूडिंग बैटलफील्ड कम्बैट फोर्सेस तक में पहुंच गई। वो आपने उनको एजुकेट किया, एम्पावर किया, वो अपने रास्ते पे चलना शुरू कर। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति है, तो सत्ता की राजनीति में राजनीतिक दल इनोवेटिव हो गए। उनको लगा कि ये महिलाएं तो हमारे लिए वोट सोच समझ के करेंगी, तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो अर्ध शिक्षित है या अशिक्षित, उनको कैसे अपने पाले में लाया जा सकता है। तो लाडली बहना योजना, लखीर भंडार, महतारी बंधन योजना, मैया सम्मान योजना, ऐसे ढेर सारे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वाले कार्यक्रम चलाए। जी। और इसमें राजनीतिक दल पे प्रश्न उठना चाहिए कि क्या वो बैंकरप्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ आइडियाज अबाउट यू नो कंसीविंग वेलफेयर पॉलिसी एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर पॉलिसीज। लोक कल्याणकारी नीतियां बनाने में असक्षम है, अक्षम है कि वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसे स्कीम को ले आई हैं। तो सही में ऐसा है कि ये राजनीतिक दल ही नीति निर्माता है, जो भी सत्ता में आता है। वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, गरीब वर्ग के लिए जो वेलफेयर पॉलिसी चलाना था, तो कहीं ना कहीं वो इस कार्य में खुद को नाकारा साबित कर रहे हैं। अभी हाल में एक रिसर्च की तुम देख रहे थे हम लोग, उसमें आ रहा था कि काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार के पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो कर रहे हैं, आखिर फंड वहीं से निकाल करके वो लोग कहीं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पे लगा रहे हैं। अभी जरूरत है, खास करके अर्थशास्त्रियों को, सोशल साइंटिस्ट को थॉरो स्टडी करने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो ये भी एक तरह की कल्याणकारी योजना है, लेकिन ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का है कि मैं राजनीतिक दल हूँ और मुझे बेनिफिट देना है जनता को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम, जैसे राजीव गांधी ने कहा ना कि हम 100 रुपया सेंटर से इशू करते हैं तो टारगेट ग्रुप तक 15 पैसा मिलता है, मतलब 85 पैसा स्पिल ओवर हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो इस चीज को जब राजनीतिक दलों के पास, सत्ता पक्ष के पास, आई मीन एवरीथिंग इज एट योर डिस्पोजल, द इंटायर स्टेट मैकेनिज्म इज एट योर डिस्पोजल, तो फिर आप इसको रोकिए ना, स्पिल फ्रेज को, इस स्पिल ओवर को रोकिए ना। तो वहाँ आप फेल हो रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सहारा लिया, जो एक गलत स्कीम है। हर एक फैमिली की, हर एक लोगों की प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। उनके हाथ में अगर आप पैसा देंगे तो उनको आप एम्पावर कहाँ कर रहे हैं। कोई जाकर के हो सकता है सूट खरीद ले, कोई हो सकता है किसी होटल में अच्छा खाना खा ले, बहुत तरह से पैसे का मिसयूज हो रहा, जी। तो उससे उसका एम्पावरमेंट तो नहीं हो रहा है। तो एजुकेशन इज द रोड टू एम्पावरमेंट, जहाँ सरकार को शिक्षा पे व्यय करना चाहिए था कि आप हर मैया को शिक्षा दे दो और वो एम्पावर हो जाए, उसका सशक्तिकरण हो, फिर वो अपना रास्ता आगे का स्वयं तय कर लेगी, स्टेट को उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो स्टेट वो ना कर करके उनके वोट को कॉर्नर करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, चुनाव के 2 महीने 4 महीने पहले इस तरह की योजनाएं लाते हैं। और ज़्यादातर योजनाएं चुनाव के बाद कोई 4 महीने चला, 6 महीने चला, साल भर चला, उसमें फिर वो इफ एंड बट्स लगाते हैं और वो इस तरह के जो भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वाले स्कीम्स हैं, कभी उसको बदल करके कोई दूसरा स्कीम लाते हैं, फिर चुनाव आएगा, फिर उस स्कीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो उनको पता है कि ये एक बड़ा वोट वर्ग है, जी। वोट मतलब मतदाताओं का वर्ग है, जिसको हम अगर अपने पाले में ले आए तो ये चुनावी गणित है कि हमारी मतलब चुनावी गणित, उनके चुनावी रणनीति का पार्ट बन जाता है। और जो सत्ता पक्ष है ये खेल खेलता है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। हाल ही में कुछ दिनों से देखने को आ रहा है, लास्ट 1 डेढ़ दशकों से देखेंगे तो पहले पार्टियां होती थी, वो उनकी एक विचारधारा भी होती थी, उनके पास एक विजन भी होता था। आज जिस तरह से मिलना शुरू हो गए हैं एक दूसरे पार्टीज में, सारे नेता आपस में ही टूटना शुरू हो गए हैं, मिल जा रहे हैं, पार्टीज का कोई अपना वजूद नहीं बचा है। वैसे टाइम में अभी पार्टीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनकी आइडियोलॉजीज खत्म हो रही है, और इसी बीच में निकल के आते हैं पर्सन सेंट्रिक लीडर, जो आखिर अगर राजनीतिक दलों में जो इतना अंतर होता था, उनकी विचारधाराएं होती थी, तो वो सब कहाँ खत्म हो गई। और इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है या घातक है, जो विचारधाराएं खत्म हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में विचारधारा तो होनी चाहिए,
विचारधारा की ही लड़ाई होनी चाहिए राजनीतिक दलों के। और विचारधारा का मतलब हुआ कि आपका एक डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल है, और उस विचारधारा के अंतर्गत आप उस राह पे चल करके देश का, समाज का, राजनीति का विकास करने चल। कहते हैं ना कि देयर इज कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब सारे सारे राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा, समाज के लिए कोई नहीं लड़ रहा, समाज के उत्थान के लिए कोई नहीं लड़ रहा। तो ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सराहनीय है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता की राजनीति करेंगे, वो फिर आइडियोलॉजी से उनका क्या लेना देना है। ये एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मैं देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाऊंगा। तो किसी कवि ने कहा, बहुत अच्छा कटाक्ष किया, देश को कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गई। जी तो एनमास कांग्रेस पे लोग अपना जो भी आइडियोलॉजी रहा होगा, जो भी सोच रहा होगा, सबको ताक पे धर करके सीधे भाजपा में चढ़ेगा। और ये नेता जिनको हम आया राम गया राम कहते हैं, आज अगर उनको लगेगा कि भाजपा का विनिंग प्रोस्पेक्ट, विनेबिलिटी घट रहा है, तो आप देखेंगे कि उस पार्टी का दामन छोड़ करके जिस पार्टी में उनको लगेगा कि ये जीतने के राह पे हैं, उस पार्टी का दामन थामने में सेकंड नहीं लगेगा। तो उनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति है ही नहीं, उनकी लॉयल्टी विशुद्ध अपने सत्ता और अपने स्वार्थ के प्रति है। ऐसे में आम जनता, हम और आप क्यों राजनीतिक दलों को लेकर के लड़ते रहे। तो ये समझदारी आम जनता के अंदर बननी चाहिए। ऊपर के लेवल पे कुछ भी नहीं है, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये सब सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। इनको देश समाज से कुछ नहीं लेना, इनको सिर्फ सत्ता से लेना। तो ऐसे में विचारधारा कहीं गुम नहीं हुई है, उनको जानबूझ करके ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि विचारधारा की लड़ाई में हम सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए विचारधारा बैक सीट पे है, और क्या है, कोई उसका सहारा नहीं ले रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि अपने धंधों के लिए सब एक साथ आ रहे हैं। ज्यादा सच यही है, और ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सराहनीय नहीं है कि लोकतंत्र फिर वही हो गया किस्सा कुर्सी का। जी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं आपस में, तो विचारधारा का तो कोई रोल ही नहीं, कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। अभी एक और चीज देखने को मिल रही है, लगभग भारत में एक नया प्रचलन चला है कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बंगाल चुनाव के में तो ऐसे देखने को आया कि कहीं खड़ी ही नहीं हो पाई, और जैसे वहां पे उनकी लीडर, जो वो भी एक पर्सन सेंट्रिक ही था, ममता बनर्जी, जैसे कमजोर लगी, सारे के सारे लोग टूट करके एक अलग ही पार्टी बना लिए, फिर वो किसी और में मर्ज कर रहे हैं। और ऐसे अगर चलते रहा, भी क्षेत्रीय दलों की बात करें तो बाकी जगह धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही है। चाहे बंगाल हम देख रहे हैं, अभी बिहार देख रहे हैं, या महाराष्ट्र में देख रहे हैं धीरे धीरे, या अभी हाल ही में चुनाव जो खत्म हुआ तमिलनाडु, वहां भी वैसे ही देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र के लिए अगर नेशनल पार्टी 2 या 3 बचते हैं तो वो घातक है या वो अच्छा है भारतीय राजनीति। मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर हो सकती है, पर क्षेत्रीय पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का वजूद बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और देखो साउथ में तो सर्वाइव कर रहे हैं। आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, क्षेत्रीय दल ही सत्ता में आई है। ये अलग बात है कि अगर क्षेत्रीय दल में वो पर्सन सेंट्रिक हो जाए, जो कि गलत है, वो राजनीतिक दल के लिए खतरनाक है, क्योंकि यहाँ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात है कि राजनीतिक दल के अंदर ही लोकतंत्र हो, वो हाई कमांड बेस हो जाएगा कि जो नेता कह रहा है वही होना चाहिए। तो एक नेता एक सेलिब्रिटी की तरह है, उसके चारों ओर बाकी के नेता जुड़े हुए हैं। सत्ता में आए तो सबको बंदर बाट मिला, और जैसे ही सत्ता से बाहर हुए सब उसका दामन छोड़ करके दूसरे पार्टी लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी में तो ऐसे ही चलते हैं। ये गलत प्रथा शुरू हो गई है, जो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है, एक इंटरनल मोमेंटम है। तो इस लोकतंत्र में क्षेत्रीय दल मरेंगे नहीं, वो फिर से खड़ा होंगे। ये अलग चीज है कि क्षेत्रीय दल में सत्ता की राजनीति का होड़ जो चला, तो वो पर्सन सेंट्रिक हो गया, एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप हुआ। वो कुछ समय के लिए है, और ज्यादातर क्षेत्रीय दल, मान लीजिए अभी वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल का हश्र हुआ, उसे सीखेंगे कि अब हम सिर्फ एक पार्टिकुलर लीडर के अराउंड रैली नहीं कर सकते। ममता बनर्जी चुनाव हारी, सत्ता से बाहर हुई, बिखर गया, पूरा कुनवा ही बिखर गया। सेम उड़ीसा में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ। लेकिन ये पर्सन सेंट्रिसिटी जो है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र इस the Indian democracy will take care of itself, and through its own internal momentum it will come out of this process, and the
रीजनल पार्टीज विल वंस अगेन रीगेन देयर स्ट्रेंथ एंड दे विल स्टैंड, क्योंकि नेशनल पार्टीज अगर हम कहते हैं तो जैसे एक समय में हम पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बाई पार्टी सिस्टम। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। फिर हमने उसको कहा कि हम कोलिशन एरा में ही है, एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है। अब यूपीए की बात तो कोई नहीं करता, इंडिया महागठबंधन बन गया है जी अब उसमें भी कभी कोई पार्टी छोड़ करके जा रहा है, कोई आ रहा है। तो ये राजनीतिक दल जो अभी एक इम्प्रेशन दे रहा है कि वो एक मेंढक की तरह है सारे नेता। अब उनको एक तराजू पे तौल ही नहीं सकते, रख नहीं सकते। अब एक को उठा के डालेंगे, दूसरा पुदक कर भाग जाएगा। तो राजनीतिक दलों के साथ यही हो रहा। तो ये सब एक मोमेंट्री चेंज है और ये एबरेशंस भारतीय लोकतंत्र के अंदर अंतर्गत ये आया है, लेकिन ये धीरे धीरे सेटल होगा, क्योंकि हर चीज की अपनी एक एंट्रोपी होती है। उसमें कुछ कारणों से कुछ तरह के बदलाव आते हैं, फिर वो धीरे 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 सेटल होता है। एक समय था जब 89 के बाद से जो दौर चला, तो हम कहते थे कि इंडियन पॉलिटिक्स इज पासिंग थ्रू एन अपोलिशन एरा। तो कोलिशन पॉलिटिक्स बहुत बड़े पैमाने पे उभर करके सामने आया। लगता नहीं था कि अब कोई पार्टिकुलर पार्टी सिंगल पार्टी रूल ऐसा कुछ कभी इमर्ज होगा। देखिए एनडीए में भी अगर आप 14 और 19 का चुनाव लें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। जी ये उनकी भलमनसाहत थी कि उन्होंने बाकी पार्टियों को एनडीए में रखा और एनडीए की सरकार बोलते रहे, लेकिन हकीकत तो यही था कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं में कैपेबल थी, सक्षम थी सरकार बनाने की। कितनी मेजोरिटी थी उनकी पूरे हाउस पे। अब 2024 का चुनाव हुआ, फिर से उस पार्टी को वो मेजोरिटी नहीं मिली जो 14 और 19 में मिली थी, जबकि नारा था अब की बार 400 पार। तो ये ऐसा कहा जाता है, किसी अच्छे शायर ने कहा है कि राजनीतिक दलों को ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि वो जो शख्स तुझसे पहले यहाँ सत्ता नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन है। तो अपने आप को इस लोकतंत्र में खुदा मत मानिए जी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। भारतीय राजनीति को आप अभी आने वाले समय में किस दृष्टि से देखते हैं? क्या आने वाले समय में फिर से चुनाव आयोग पे ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे, कोई नेता सेंट्रिक ही रहेगा, या फिर लोकतंत्र एक सही डायरेक्शन में जाए? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े इनेबलर के रूप में सामने आ रही है। एआई को लेकर के तरह तरह के की बातें की जा रही है। चुनाव आयोग भी इस पे मंथन कर रहा होगा कि हम वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर के वोट काउंटिंग तक जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे साफ सुथरा बनाए, कैसे दुरुस्त बनाए। तो जाहिर है कि एआई भी आएगा। ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं चुनाव के, कई बहुत जगह पे वो उसको लाएंगे, तो जाहिर है कि आरोप तो लगेगा। तो इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन उनको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि हम अपना कानून सम्मत लोकतंत्र सम्मत काम करते रहें, जो लोकतंत्र को स्वस्थ और दुरुस्त बनाए। ऐसी प्रक्रिया लेकर के आगे बढ़े और चलते रहें। टाइम टू टाइम बहुत सारे चुनाव आयोग पे बहुत तरह के आरोप लगे, सबने अपना काम किया और मुस्तैदी से काम किया और अच्छा काम किया। रही राजनीति की बात, तो राजनीति का जो स्वरूप अभी बदल रहा है वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो गए, बहुत बड़ी जनसंख्या हो गया है। सोचिए ना, हमारे पास 950 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो ये अपने आप में इसको मैनेज करना, लैक्स ऑफ बूथ्स होते हैं, चुनाव करवाना, ईवीएम को भेजना, ईवीएम को कलेक्ट करना, सही ढंग से उसको लॉकर में रखना, फिर उसको जिस दिन गणना होनी है मत की उस दिन उसको खोलना, गणना कर लेना, रिजल्ट डिक्लेयर कर देना, इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। और ऐसे भी कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा झूठ होता है, लेकिन अगर हमारे फेवर में है तो बहुत बड़ा सच के रूप में पेश करेंगे उसको। अगर स्टैटिस्टिक्स हमारे विरुद्ध है तो कहेंगे सबसे बड़ा झूठ है। जी तो ये आंकड़ों का स्वरूप होता है। तो राजनीति में आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल है। तो राजनीतिक पार्टियां जो पर्सन सेंट्रिक हो गई हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे इंटरनल डेमोक्रेसी इनके अंदर भी आएगा और पार्टियों का स्वरूप भी बदलेगा और उनके द्वारा जो राजनीति की जा रही है उसका स्वरूप भी बदलेगा। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र कई तरह के झंझावातों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि हमारे ऊपर मनी का रोल ऑफ मनी, मसल, पावर, बहुत चीज़ों का ये आक्षेप लगता रहा। लेकिन और ऐसा नहीं है, हुआ भी बहुत कुछ है। जैसे अभी हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन
मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये सब घटेगा। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, राजनीति का स्वरूप भी बदलता जाएगा। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कि एक वर्ग के लिए मत डालना मैंडेटरी है। तो भारत को चुनाव आयोग, गवर्नमेंट एजेंसी को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों न शिक्षित वर्ग के लिए हम इसको मैंडेटरी कर दें। हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि वाइल ऑल शुड हैव वन वोट, सम शुड हैव मोर देन वन वोट। प्लूरल वोटिंग सिस्टम की बात की थी उसने। मैं उसकी वकालत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लूरल वोटिंग सिस्टम ही मुझे नहीं लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार। लेकिन मुझे लगता है कि एक सर्वसम्मति से सारे राजनीतिक दल को अग्री करते हुए एटलीस्ट जो प्राइवेट जॉब में हैं, जो सरकारी जॉब में हैं और जो पढ़े लिखे हैं 18 ईयर्स एंड अबव, सबके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। जो इलिटरेट हैं, जो सेमी लिटरेट हैं, उनके लिए भी आप लिवरेज दे सकते हैं कि वो वोट न भी डालें, उनके लिए कंपलसरी वोटिंग न किया जाए। लेकिन एक तबके के लिए कंपलसरी वोटिंग कर दिया जाए। अगर आप चुनाव प्रक्रिया में भी शामिल हैं तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करें, लेकिन आपको वोटिंग करना, और नहीं करेंगे तो ये छोटा सा वर्ग है, इसको चुनाव आयोग अगर अपने राडार पे रखती है तो शो कॉज नोटिस भी इशू कर सकती है कि अगर मैंने वोट नहीं डाला तो आप शो कॉज का रिप्लाई दीजिए विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत सारे देशों से ये सब चीज़ सीखेंगे जहाँ ये सब प्रैक्टिस में है। हमारा यूपीआई सिस्टम बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है। हम लिमिटेड वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरनेट वोटिंग की, जो इस्टोनिया जैसे कंट्री में उन्होंने ऐसा ऐप डेवलप कर लिया है कि बहुत सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट कर रहा है। वो छोटा सा राष्ट्र है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर। लेकिन क्या हम एक छोटे राज्य में, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे राज्यों में इंटरनेट वोटिंग जैसा चीज़ सोच सकते हैं? अगर राज्य में नहीं तो एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में, जहाँ जिसके हमें हर हाथ में मोबाइल हो, तो हम इंटरनेट वोटिंग का सोच सकते हैं। अभी बिहार ने इसको शुरू करने की घोषणा भी किया था लास्ट ईयर। हाँ, लेकिन वो उस जी। तरह से नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में होगा। विभिन्न देशों में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत सक्सेसफुल प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो हमारा चुनाव आयोग भी सीखेगा, हमारी सरकारी एजेंसीज भी सीखेंगी। तो हो सकता है आने वाले समय में, अभी एसआईआर को लेकर के इतना हंगामा हुआ, मुझे लगता है एसआईआर एक एनुअल प्रक्रिया है। पिछले चुनाव आयोग में लोगों ने नहीं करा, बिहार में ही 22-23 साल बाद हुआ। जी, उसके कारण ही शायद ये समस्या इतना बड़ा है। समस्या। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंटल एजेंसीज को बैठ करके एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन हुए। और ऑटोमेटिक वोटर रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि सिविल रजिस्ट्री सिस्टम हो, जहाँ पे डेथ, बर्थ, माइग्रेशन, सब चीज़ का रिकॉर्ड, टेक्नोलॉजी आ गया है ऐसा। तो सरकार अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप करती है तो आगे जाकर के वो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर भी बन सकता है। अगर वो थोड़ा पॉलिटिकली वोलेटाइल मामला है, अगर हम उस दिशा में न भी जाएं, तो एटलीस्ट यहाँ जो डेटा कलेक्शन हुआ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोल प्रोसेस के साथ हो सकता है। और ऑटोमेटिकली अगर डेथ हुआ तो वो वोटर रजिस्टर से गायब हो जाएगा वो नाम। जी। हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि अगर, क्योंकि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतंत्र बनाना है, तो वोटर रजिस्ट्रेशन भी समावेशी होनी चाहिए। और उसका मुझे लगता है कि अगर तत्काल प्रभाव से सरकार ऐसा कुछ नियम बना ले कि आप कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अगर हम मैया सम्मान योजना इलिटरेट है, लेकिन मैया सम्मान योजना के लिए हम एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉलम होना चाहिए और एपिक नंबर। जी। अगर एपिक नंबर नहीं है तो पहले जाके एपिक नंबर लीजिए। आप रजिस्टर्ड मतदाता हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि आप भारत के जेन्युइन नागरिक हैं, इस बात का परिचय है। तो आप एपिक नंबर लीजिए, फिर आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए। इसी तरह जितने स्टूडेंट्स में 18 ईयर्स एज अगर हो जाता है उनका, तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दाखिल कर रहे हैं, वहाँ आना चाहिए एपिक नंबर। आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं एपिक नंबर, तो हर एक एप्लीकेशन में, हर एक लेवल पे
अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए एपिक नंबर, तो पहले आप जाकर के एपिक लिखेंगे, जरूर। आप तब आप आगे का मतलब आगे आप सोचेंगे जो भी एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन सबमिट ही तभी हो। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और इसको जितनी जल्दी लागू करे, हमारा लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। भारत जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में अमेरिका ने इसको पसारा। अभी भारत सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नाते अभी इस चीज़ों को अगर लागू करता है कि हर जगह एपिक नंबर की ज़रूरत हो, तो शायद ये और बेहतर और मजबूत लोकतंत्र की एक परिचय भी होगा, और हम पूरे दुनिया के पास एक एग्जाम्पल भी इसका सेट कर पाएंगे कि लोकतांत्रिक भूमिका में नागरिकों की कितनी सक्रिय भूमिका होती है, और वो जैसे चाहा जाए उसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, एक अपने तरीकों से चला सकते हैं। नागरिकों की भूमिका जितनी ज़्यादा उसमें होगी, लोकतंत्र उतना ज़्यादा मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग आगे भी इस तरह की चर्चा सत्र आपके लिए लेके आएंगे। हमेशा आपके लिए, जैसा हमने कहा था, आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए, समाज के लिए, और समाज से रिलेटेड हर बातों को यहाँ जिक्र करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हितों में कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।